गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय जो चैप्टर उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे 4 लेक्चर हम लोगों ने अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं YouTube के माध्यम से। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्टेट रूल कहां पर फेल हो जाता है। ऑक्टेट रूल किन चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो ऑक्टेट रूल कहां कहां फेल होता है इस पे पहले डिस्कशन करेंगे। उसको हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कशन करेंगे, फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। और फिर हम ये समझेंगे कि उन फेल्योर्स को जहां पर ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है उन फेल्योर्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले फेल्योर समझ लें कि कहां कहां पर ऑक्टेट रूल काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताएं ऑक्टेट रूल जैसा हम लोगों ने सबको पढ़ा है, लुइस ने रिप्रेजेंट किया था, कोसेल और लुइस ने। ऑक्टेट रूल में कुछ बातें बताई गई थी जिसमें से पहली चीज ये थी कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स के एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट है और उनको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो जब इलेक्ट्रॉन ना लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे तो किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो उनके और जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा था कि नोबल गैसेस के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इसलिए नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होती हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। मतलब नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड पाया नहीं जाना चाहिए, नोबल गैसेस का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम और थॉरली स्टडी करें तो हमको ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स मिलते हैं, देखने को एग्जिस्ट करते हैं। ज़ेनॉन के ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, ज़ेनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम का डाईफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, क्रिप्टन का डाईफ्लोराइड। तो नोबल गैसेस के ऐसा नहीं कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स नहीं है, नोबल गैसेस के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब नोबल गैस केमिकली इनर्ट नहीं है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी वो केमिकली इनर्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब यहां पर आके ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। इस बात को ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों नोबल गैसेस के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ नोबल गैस का मानना है कि एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है ना। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी भी तरह से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा करता ही नहीं। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो वो अपना डुप्लेट पूरा करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। तो यहां पर भी आके ऑक्टेट रूल फेल होता है। भाई ऑक्टेट रूल का मानना है कि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे? उसके पास उतने ऑर्बिटल्स ही खाली नहीं है। भाई फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल वैलेंस शेल है और फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में कितना भर सकते हो? 2 ही तो भर सकते हो। तो ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? वो अपना डुप्लेट ही पूरा करेगा। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा फेल्योर, नोबल गैस कह रहा हूं, ऑक्टेट रूल का मानना है कि हर एलिमेंट आपको अगर 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, उस एलिमेंट का कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी स्टेबल नहीं होना चाहिए।
और ऐसा होता है, ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या तो कंप्लीट नहीं होता या ऑक्टेट एक्सीड कर जाता है ना। आपको एग्जांपल दें, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, तो बेरिलियम 2 क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, कहां 8 इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम क्लोराइड स्टेबल कंपाउंड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड स्टेबल कंपाउंड है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस 5 क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। 5 क्लोरीन से अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो 5 सिंगल बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो गए, 8 से ज्यादा हो गया। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर 6 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। IF7 आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि आयोडीन के वैलेंस शेल में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहां ऑक्टेट के रूल की बात मान रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। हमने आपको जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड समझाया था, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए? होता है। कई मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच शेयर होते हैं, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये भी ऑक्टेट रूल की बात नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे एक्सेप्शंस है ऑक्टेट रूल के। तो आइए एक एक करके हमने जो बताया आपको उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस में पहला, नंबर 1, हाइड्रोजन या अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, every element has tendency to complete their octet, but hydrogen has tendency to complete its duplet। हाइड्रोजन के पास उसका डुप्लेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती, ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी नहीं होती। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल मतलब ऑक्टेट नियम के अनुसार तत्वों के पास, ऑक्टेट नियम के अनुसार तत्वों के पास उनका ऑक्टेट, उनका अष्टक पूर्ण करने की क्षमता होती है। तत्वों में उसके अष्टक को पूर्ण करने की क्षमता होती है, परंतु हाइड्रोजन अपने संयोजी कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो कि अष्टक नियम के विपरीत है। ओके, दूसरा एक्सेप्शन, according to octet rule, अष्टक नियम के अनुसार noble gases are chemically inert, है ना। अक्रिय गैसें रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती हैं, परंतु देयर आर मैनी कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस एग्जिस्ट, परंतु नोबल गैसेस के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं, है ना, लाइक जैसे जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड,
xenon hexafluoride, xenon trioxide, xenon tetraoxide, XeOF2, XeO2F2, XeOF4 एक्सेट्रा। xenon के भी, हीलियम के भी लिख सकते हो, हीलियम डाइफ्लोराइड, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड, है ना। तो ये अक्रिय यौगिकों के ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये यौगिक एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑक्टेट नियम के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार नहीं पाए जाने चाहिए, नहीं एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन करते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल की बात को नहीं मानता। तीसरा एक्सेप्शन, देयर आर मैनी कंपाउंड्स in which central atom has incomplete octet, but they are still stable, like beryllium chloride, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेट्रा। देखें, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर दें। कई सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अष्टक पूर्ण नहीं होता, परंतु वो स्थायी है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो ये ऑक्टेट रूल की बात को नहीं मान रहे हैं। देखिए, बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके वैलेंस शेल में, संयोजी कोष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड देखिए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। तो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया तो 6 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए। बोरॉन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट पूरे कहां है? 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब ऑक्टेट पूरा होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है ना। जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, लेकिन फिर भी अनस्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्टेट रूल की बात को ये नहीं मान रहे हैं, ऑक्टेट रूल से वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, नोट करिए। तो चौथे एक्सेप्शन पे आता हूं। फोर्थ वाले एक्सेप्शन पे आते हैं। चौथे एक्सेप्शन पे, चौथा देखिए, इसमें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन कई सारे कंपाउंड ऐसे जिनमें ऑक्टेट सेंट्रल एटम का एक्सीड कर जाता है। मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देयर आर मैनी कंपाउंड्स in which central atom contains more than 8 electrons in their valence shell, but they are
स्टिल स्टेबल, दे आर स्टिल स्टेबल, है ना। तो देखिए इसमें जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं PCl5, SF6, IF7 एक्सेट्रा, है ना। हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, कई यौगिक ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो स्थायी हैं। तो ये अष्टक नियम की बातों का पालन नहीं करता, अष्टक नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए PCl5 को ही देख लीजिए, है ना। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। तो फॉस्फोरस हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, है ना। SF6 में देख लीजिए, S 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। तो सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। IF7 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 7। तो आयोडीन हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, उनमें ऑक्टेट सेंट्रल एटम का एक्सीड कर जा रहा है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इनके सेंट्रल एटम में, केंद्रीय परमाणु में। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल की बात को नहीं मानते। अगले एक्सेप्शन पे आते हैं, अगले अपवाद पे आते हैं, अगले फेल्योर पे आते हैं। पांचवा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, है ना। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे देखिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं और ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 6 5 11। तो अब बॉन्डिंग करें तो NO 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेयर करें तो बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, और रिक्वायरमेंट है 6 और 6 12 की। 2 और प्लेस करें, दिस डॉट स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, है ना। अब आपके पास है 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और रिक्वायरमेंट है इसको 4 की, उसको 4 की, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 7 कम पड़ रहे हैं, तो एक पेयर और बढ़ा लीजिए। अब आपके पास बचे 5 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 की ही जरूरत है और है 5। तो जो 5वां बढ़ रहा है, जो 5th इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, उसको 3 पेयर है, तीनों में से किसी एक पेयर में इंक्लूड कर दीजिए। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। दिस इज कॉल्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको ऐसे ही लिखेंगे, कोई बॉन्ड नहीं लगाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है। दूसरा देखिए NO2 भी इसी सीरीज में आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें, नाइट्रोजन 5 और 6 6 12, 12 5 17, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, पहले एक पेयर यहां एक पेयर यहां रखेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, तो बचे कितने, 4 निकाल दिए, 13 बचे। रिक्वायरमेंट 6 6 12 4 16 की है ना। तो एक पेयर कहीं पे बढ़ा लीजिए। अब 6 भर दिए तो आपके पास बचे 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रिक्वायरमेंट 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 6 4 10, और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और है हमारे पास 11 ही, कम पड़ रहे हैं, तो एक पेयर अगली बार यहां बढ़ा लीजिए। अब आपके पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन को 4 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 4 चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट 8 की है और हमारे पास है 9, एक ज्यादा है,
तो जो एक ज्यादा है उसको यहीं पे किसी भी एक पेयर में बढ़ा सकते हो। तो ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होगा, ये नॉर्मल डबल बॉन्ड होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। तीसरा एग्जांपल देखिए, O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 12 और एक 13, 13 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किया, 11 इलेक्ट्रॉन बचे, रिक्वायरमेंट 6 6 12 की है ना। 2 इलेक्ट्रॉन और प्लेस किए, अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, वापस बचे 9 इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट 4 इसको चाहिए, 4 इसको चाहिए, 8 की जरूरत है और रिक्वायरमेंट और है हमारे पास 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होगा, और जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा, है ना। जैसे यहां पे 2 2 4 4 यहां पे, 4 यहां पे, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको फिलअप करते रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको भी मेंशन करना जरूरी है। 6 2 8 6 2 8, ठीक है। तो इस तरह से अब अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को देखें, इस पे ब्रैकेट लगा के माइनस बाहर लगा देंगे, अगर इन मॉलिक्यूल्स को आप चेक करें तो नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 7 2 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 2 4 4 3 7 2 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 3 9। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल की बात को नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऑक्टेट रूल हमारे केसेस, इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये है ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस। अब ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस के बाद, ऑक्टेट रूल के फेल्योर के बाद, ऑक्टेट रूल के अपवाद के बाद, जो इनको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्टेट रूल को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ऑक्टेट रूल सही है, थोड़ा करेक्शन की जरूरत है, थोड़ा करेक्शन किया उन्होंने। और दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि देखिए ऑक्टेट रूल सही भी है और गलत भी है। जहां तक इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की बात है तो किसी भी एलिमेंट की कोवेलेंसी उसके पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियड नंबर पर डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड में प्रेजेंट है। जिस पीरियड में प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा भी हो सकती है और 4 से कम भी हो सकती है। मतलब वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये रूल किसने दिया? तो पहला जिन्होंने ऑक्टेट रूल को सपोर्ट किया उनका नाम था सडेन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था सिडविक। तो सडेन ने सिंगलेट लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, सिंगलेट लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, जबकि सिडविक ने मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल दिया, अधिकतम सहसंयोजकता नियम दिया। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन फेल्योर का, ऑक्टेट रूल के जो फेल्योर हैं, ऑक्टेट रूल के जो अपवाद हैं, अष्टक नियम के अपवाद को एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए 2 कंसेप्ट दिए गए। मैंने जैसा बताया, एक ने सडेन ने दिया और दूसरा सिडविक ने दिया। तो पहला कंसेप्ट यहां पे बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं, सडेन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज, है ना। सडेन का सिंगलेट लिंकेज सिद्धांत। इसमें सडेन ने यह बताया कि ये रूल इन्होंने सिंगलेट लिंकेज का जो कंसेप्ट था इन्होंने जो दिया वो ऑक्टेट रूल को के फेवर में दिया, अष्टक नियम के फेवर में, अष्टक नियम के पक्ष में दिया। अब इन्होंने इसमें बताया क्या कि देखिए ऐसा है कि किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु अपना
अपने संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। उसके वैलेंस शेल में संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज है, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो अधिकतम सहसंयोजकता मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज उन्होंने बताया, इसमें जोड़ा कि दो एटम के बीच सेंट्रल एटम अपने सराउंडिंग एटम्स में से कई एटम के साथ इस तरह का बॉन्डिंग करता है कि बॉन्डिंग में केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है जो कि सेंट्रल एटम देता है। जनरली कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि सेंट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और जो उससे जुड़ता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो जुड़ने आ रहा है सेंट्रल एटम से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि सेंट्रल एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा, उसके साथ साझा कर लेगा। तो इसको कहते हैं सिंगलेट लिंकेज। इसको इस तरह के हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एरो से। ठीक है, तो ये देखिए इसमें यही बताया, सडन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सिंगलेट लिंकेज इन फेवर ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के पक्ष में सडन ने सिंगलेट लिंकेज का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम कैन नॉट एक्सीड 8। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के संयोजी कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अर्थात उसकी हेंस कोवेलेंसी कैन नॉट एक्सीड 4, मतलब अर्थात उसकी सहसंयोजकता भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। किंतु although central atom may be linked with some combining atoms by the sharing of only one electron, this type of linkage is known as singlet linkage, है ना। परंतु केंद्रीय परमाणु अपने साथ जुड़ने वाले परमाणुओं के साथ केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध का निर्माण कर सकता है, और इस तरह के बंध को हम लोग कहते हैं सिंगलेट लिंकेज। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगलेट लिंकेज। जैसे देखिए फास्फोरस के पास जो है केवल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन के साथ शेयर किया। इसमें एक फास्फोरस का एक क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो इससे इनको 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 बचे हैं ना, तो 2 को ऊपर वाले और नीचे वाले क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। इस बॉन्ड में, ऊपर वाले बॉन्ड में और नीचे वाले बॉन्ड में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सिर्फ फास्फोरस ने दिया। तो देखो फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 7 1 8, है ना। ऐसे देखो ये सल्फर इन फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जबकि इसमें एक फ्लोरीन शेयर दे रहा है और एक सल्फर दे रहा है, एक फ्लोरीन दे रहा है, सल्फर दे रहा है, तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ये देखिए इसमें केवल आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक फ्लोरीन के साथ ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो एक आयोडीन भी दे रहा है, फ्लोरीन भी दे रहा है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल वायोलेट नहीं हो रहा है। ये मानना था सडन का। लेकिन अगर हम सडन की बात मान के चलें, तो जिनमें ऑक्टेट एक्सीड कर रहा था, जिन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, उनको तो एक्सप्लेन कर दिया सिंगलेट लिंकेज जोड़ के। लेकिन जिनके संयोजी कोष में, जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह गए, उनके लिए सिंगलेट लिंकेज तो बना नहीं पाएंगे हम लोग, तो उनका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, या और जो एक्सेप्शन है वो कैसे एक्सप्लेन होंगे सिंगलेट लिंकेज के थ्रू? तो नहीं कर सकते। बस एक ही 5 अपवाद थे, 5 एक्सेप्शन थे, 5 में एक एक्सेप्शन को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, बाकी 4 को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अब बाकी को सभी को एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक ने मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल दिया। तो पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल पे।
अब देखिए बात करते हैं सिडविक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल, इसको हिंदी में कहेंगे सिडविक का अधिकतम सहसंयोजकता नियम। सिडविक का अधिकतम सहसंयोजकता नियम, सिडविक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसमें सीधा सीधा बताया गया कि देखिए ऐसा है कि ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है, मतलब अष्टक का विस्तार हो सकता है, मतलब कि किसी तत्व के हो सकता है, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही, बहुत सारे एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रखे अपने वैलेंस शेल में, है ना। वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, जैसे उनकी जरूरत होती है उस हिसाब से वो काम करते हैं। और ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर क्या है। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो सिर्फ हाइड्रोजन है ना, तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 1 ही होगी और अपने वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। लेकिन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम से फ्लोरीन तक, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी, अधिकतम सहसंयोजकता जो है 4 हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसके संयोजी कोष में वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे थर्ड पीरियड की बात करें सोडियम से क्लोरीन, तो थर्ड पीरियड में मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है, मतलब 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, 6 से कम हो सकती है। वैलेंस शेल में 12 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 12 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। सल्फर इसी का एग्जाम्पल है। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से ब्रोमीन तक, तो इसमें भी 6 कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 हो सकती है, और ये 12 इलेक्ट्रॉन ये भी अपने वैलेंस शेल में रख सकते हैं। और 5वें, 6वें, 7वें पीरियड, जितने भी बाद के पीरियड्स हैं, उन सब के ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 हो सकती है, और वो अपने वैलेंस शेल में अधिकतम मैक्सिमम 16 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर क्या है, क्योंकि पीरियड नंबर जो होता है वो उसके मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये फोर्थ पीरियड में है तो इसका वैलेंस शेल होगा चौथा, और चौथे में 4s, 4p, 4d, 4f भी आ जाता है। तो खाली ऑर्बिटल मिल पाएंगे, तो वो दूसरे के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकता है और अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकता है। समझ में आई बात? इसको नोट कर लीजिए। तो और एक कुछ बातें इस पे बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पीरियड में सेकेंड पीरियड में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल है। अब इसमें 2 भर सकते हो, इसमें 6 भर सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ये 8 हो सकता है ना। और मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, और मतलब ये 8 से ज्यादा और 4 से ज्यादा मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं हो सकती, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, बेरिलियम से शुरू करते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, 2p ऑर्बिटल खाली है, 2px0, 2py0, 2pz0। अब देखिए नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल को हम नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोवेलेंसी का मतलब है कि वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो उसके एक्साइटेड स्टेट में, या ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का,
और उतनी उसकी कोवेलेंसी होगी। तो यहां पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट में। तो ये देखिए ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2px 2py 2pz, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। जितनी एनर्जी 2px की होगी उतनी एनर्जी 2py की होगी, उतनी ही एनर्जी 2pz की होगी। लेकिन 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p ऑर्बिटल से थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये बॉन्डिंग के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को या 2px में भेज देगा या 2py में भेज देगा या 2pz में भेज देगा। तो ये आ जाता है एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड। ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट है। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 ही होगी, है ना। 2 से ज्यादा इसकी कोवैलेंसी नहीं होती, इसलिए बेरिलियम BeCl2 बनाता है, उसके बाद कंपाउंड्स नहीं बनाता। ये 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py खाली है, 2pz खाली। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने बताया कि 2s भाई ये चारों ऑर्बिटल सेकेंड शेल से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे कोश से संबंधित है चारों ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन 2s की एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो एनर्जी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अपना फिर से जो ऑर्बिटल खाली है उसको दे देगा और फिर से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए। तो बोरॉन की कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी 3। ठीक है। कार्बन अगला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 ग्राउंड स्टेट में। लेकिन फिर वही चीज कि कार्बन s ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन p को दे देगा, तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और एक्साइटेड स्टेट में इसकी अब कोवैलेंसी या मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी 4। इसी के बाद जस्ट नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब देखिए p का कोई ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी p ऑर्बिटल में नहीं भेजेगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में ही इसका कोवैलेंसी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवैलेंसी इसकी 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये भी ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा, और इसकी कोवैलेंसी जो है वो केवल 2 होगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी ग्राउंड स्टेट में रहेगा और अपनी कोवैलेंसी को 1 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की कोवैलेंसी इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट में जा सकते होंगे तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर के कोवैलेंसी डिसाइड होगी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम सहसंयोजकता। और अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते तब ग्राउंड स्टेट में ही कोवैलेंसी डिसाइड होगी। क्लियर है? नोट करिए। तो थर्ड पीरियड में डिस्कशन करते हैं। चलिए थर्ड पीरियड पे आते हैं। थर्ड पीरियड में ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी, हालांकि इलेक्ट्रॉन 3s में 2 होगा और 3p में मैक्सिमम 6 हो सकता है, लेकिन इनके 3d ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं लेकिन अवेलेबल रहते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है
कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में भी रख करके कोवेलेंसी डिसाइड की जाएगी और एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर भी कोवेलेंसी डिसाइड की जाएगी, है ना। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस की। एटॉमिक नंबर होता है 15। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के 3s ऑर्बिटल में और उसके बगल में 3p ऑर्बिटल और इसके बगल में 3d ऑर्बिटल पूरा खाली है। 3s 3p 3d 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे और बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। ये है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में भी ये अपनी कोवेलेंसी डिसाइड करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी 3 होगी। फास्फोरस की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3 होगी। अब इसके बाद क्या करता है कि ये s इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को d में भेज देता है। तो ये s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है। 3s में अब एक ही बचा, थ्री पी में अनपेयर्ड सारे थे और 3d ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। यह कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि पहली बार ही एक्साइटेशन हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और अब इसके बाद ये, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता। तो यही इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी 5। तो फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 है और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 5 है। इसलिए फास्फोरस जो है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, जबकि नाइट्रोजन अभी हमने डिस्कस किया था कि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 से ज्यादा होती ही नहीं है। तो नाइट्रोजन NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है ना। ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग खुद लिख सकते हो। फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl3 and PCl5 but nitrogen forms only NCl3 not NCl5. Explain why. है ना, एक्सप्लेन कर दिया हमने आपको। आइए अगली एलिमेंट पे आते हैं, सल्फर की बात करते हैं। 16 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d ऑर्बिटल पूरा खाली होगा। 3d ऑर्बिटल पूरा खाली होगा। ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी कोवेलेंसी यहां पर आएगी, कोवेलेंसी आएगी 2। अब इस इलेक्ट्रॉन को, पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो 2 8 3s में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p में अब तीनों अनपेयर्ड हो गए हैं। थ्री डी में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और अब इसमें कोवेलेंसी जो है वो हो गई 4, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट होगा, क्योंकि अभी भी अनपेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे अब अनपेयर्ड हो गया।
ये तीनों पहले से अनपेयर्ड है और डी में अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। डी में 2 अनपेयर्ड आ चुके हैं, तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ गया है और मैक्सिमम कोवेलेंसी तक पहुंच गया है 6। तो सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है। तो सल्फर 3 तरह की कोवेलेंसी दिखाएगा अपने कंपाउंड्स में। कोवेलेंसी 2 दिखाएगा फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, कोवेलेंसी 4 दिखाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और कोवेलेंसी 6 दिखाएगा इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, या इसकी ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है, अधिकतम सहसंयोजकता है। नोट करिए। तो अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन और 3d आपका पूरा खाली है। ये ग्राउंड स्टेट है। तो केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी इसकी होगी 1। तो क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। फ्लोरीन की एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी देखिए, ऐसे निकाल लीजिए। ये वाला यहां चला गया तो ये अनपेयर्ड हो गया, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, तो कोवैलेंसी 3 हो गई। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये यहां पे जाएगा, ठीक, यहां पे जाएगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो कोवैलेंसी देखिए, ये वाला पेयर अनपेयर्ड हो गया था, ये भी अनपेयर्ड हो गया, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, उसमें 2 आ गए, 3 2 5 अनपेयर्ड। तो मैक्स कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई क्लोरीन की, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी इसमें बनेगा क्योंकि अभी s इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां भेज दें, तो d में 3 हो गए और बाकी सारे अनपेयर्ड हो गए। तो 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड, तो ये इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो गई 7, है ना। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन की भी कोवैलेंसीज 1 3 5 और मैक्सिमम 7 होती है। समझ में आई बात, क्लियर है। नोट करिए इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये तो ऑक्टेट रूल के फेल्योर पे हमने आज बात की और डिस्कस किया कि ऑक्टेट रूल के फेल्योर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब अगला जो टॉपिक है, अभी तक जो हम कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, जो कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने स्टडी किया है, उसमें हमने आपको बताया था कि लुईस कॉन्सेप्ट है, लुईस एंड लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट था। लुईस और लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 एटम्स के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे कैसे, है ना। लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर पास आएंगे तो उनके बीच रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। रिपल्शन होगा तो टूट जाएगा, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। तो लुईस और लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने में कुछ हद तक ये हेल्प करता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन
ये स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। जैसे ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे मीथेन आपने एग्जांपल के लिए लिया, मीथेन में कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है। तो वो 4 बॉन्ड स्पेस में किस तरह से अरेंज है, एक्चुअल में देखें तो 4 बॉन्ड कार्बन अगर यहां सेंटर में है तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, फिर 109.5 डिग्री पर एक बॉन्ड उसी प्लेन में नीचे की तरफ है, उसी प्लेन में, फिर 109.5 डिग्री पर एक बॉन्ड बाहर की तरफ है, फिर 109.5 डिग्री पे एक बॉन्ड पीछे की तरफ है। और इस अरेंजमेंट को, इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ऐसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया का ज्योमेट्री है पिरामिडल, वाटर की ज्योमेट्री है एंगुलर, PCl5 की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SF6 की ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, IF7 की ज्योमेट्री है पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री के बारे में लुईस और लैंगम्यूर का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट, इस ज्योमेट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता, ये बताता ही नहीं। ये तो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बताता है ना, डॉट स्ट्रक्चर बताता है। तो डॉट स्ट्रक्चर से हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री कैसी है, इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तीसरी बात, अगर मेटल्स में बॉन्डिंग की बात करें तो मेटल्स में किस तरह की बॉन्डिंग है, इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो इस तरह कई सारे ड्रॉबैक्स हैं लुईस और लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंसी के, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के, कई सारे फेल्योर हैं, कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, है ना, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए भाई एक चीज हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर शुरू किया था, मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि रासायनिक बंध अगर बनेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। लेकिन इस लुईस और लैंगम्यूर, हमने आयनिक बॉन्ड बनाया था, आयनिक बॉन्ड में हमने देखा था कि नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसकी वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी से कहीं ज्यादा है। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी के हिसाब, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस को वो एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इस अभी तक हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट के हिसाब से, उसमें हमने कहीं ये स्टडी नहीं किया, कहीं ये डिस्कस नहीं किया कि किस तरह से एनर्जी रिलीज होगी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब केमिकल, अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो तो बॉन्ड कैसे बन गया? तो केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाता लुईस और लैंगम्यूर का कंसेप्ट। इसीलिए दूसरा कंसेप्ट दिया गया जिसे कहते हैं ऑर्बिटल अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आपकी बुक में है, आप ज्यादातर इसी नाम से ज्यादा रूबरू होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के, आपने सुना होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये समझेंगे, और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे किया था ये समझेंगे। तो पूरा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।